हेलो दोस्तों, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ सक्सेस पॉइंट पे। पिछली क्लास में हमने आनुवंशिकी के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियाँ ली थी, जैसे आनुवंशिकी की परिभाषा क्या होती है, विविधता क्या होती है, वंशागति क्या होती है, आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, आनुवंशिकता क्या होती है और आनुवंशिकी शब्द देने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये सब जानकारी हमने पिछली क्लास में ली थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आधुनिक आनुवंशिकी का जो जनक है वो डब्ल्यू बेडसन यानी विलियम बेडसन को माना जाता है, जबकि आनुवंशिकता का जो जनक है वो ग्रिगोर जॉन मेंडल को माना जाता है। जॉन मेंडल होता है, लेकिन ग्रिगोर जो है वो इनको दी गई उपाधि है। अब देखिए, सबसे पहले हम मेंडल की बात करते हैं। मेंडल का जो जन्म है वो 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो वो 1884 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जो ऑस्ट्रिया है वो दोनों अलग अलग देश है। तो मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, जिन्हें आनुवंशिकी के क्षेत्र में प्रथम सफल प्रयास किए और वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि जो वंशागति के नियम है उनका प्रतिपादन मेंडल के द्वारा किया गया है। अब देखिए, ये जो मेंडल है वो ऑस्ट्रिया के अंदर एक चर्च है, उस चर्च के पादरी हुआ करते थे। अब पादरी होने के साथ साथ में ये पादप संकरण के ऊपर प्रयोग भी किया करते थे, जिनमें से इन्होंने अपने प्रयोग का प्रमुख आधार मटर के पौधे को बनाया, जिसे साधारण मटर कहा जाता है। और ये साधारण मटर जो है वो आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का आधार कौन से पौधे को बनाया, तो मटर के पौधे को बनाया। अब आपको मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम यानी बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम याद रखना पड़ेगा। मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम होता है, यानी मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम होता है। आपने द्विनाम पद्धति के बारे में सुना होगा, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी, यानी मैं बता रहा हूँ कैरोलस लिनियस के बारे में। ये जो पद्धति है यह हमें बताती है दोस्तों, सभी जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं उनके अंतर्गत दो नाम होते हैं, जिनमें से पहला नाम जो है वो हमें वंश के बारे में जानकारी देता है, जबकि जो दूसरा नाम है वो हमें जाति के बारे में जानकारी देता है। अर्थात मैं यूँ बोल सकता हूँ कि पहला नाम वंश नाम होता है, जबकि दूसरा नाम जाति नाम होता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ। जैसे आपने आम के बारे में सुना होगा, आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंजिफेरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंजिफेरा इंडिका। अब यहाँ पर जो मेंजिफेरा है वो वंश नाम है, जबकि इंडिका है वो जाति नाम है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि मेंडल के द्वारा जो किए गए प्रयोग है वो 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक थे, यानी इनके द्वारा साधारण मटर के ऊपर लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किया गया। अब इनके द्वारा जो किए गए प्रयोग है वो 1865 ईस्वी के अंदर ये प्रयोगों को लेकर ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पास में गए। अब ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने क्या किया, 1866 ईस्वी में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से इनको प्रकाशित कर दिया, यानी पादप संकरण के प्रयोग के नाम से मेंडल के प्रयोगों को प्रकाशित कर दिया गया। ये एग्ज़ाम लेकिन आपको ये पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित हुए ये एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम अगली चीज़ स्टार्ट करते हैं। अब इन्हीं प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने यह सिद्ध किया कि आनुवंशिकता का जो आधार है वो कुछ निश्चित आनुवंशिक तत्व होते हैं। अब देखिए, आनुवंशिकता का आधार कुछ निश्चित तत्व होते हैं, अर्थात मैं यूँ भी बोल सकता हूँ कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए कुछ तत्व
होते हैं जिन्हें आनुवंशिक तत्व कहा जाता है। इन्हीं तत्वों को कोरेंस ने कारक नाम दिया, इन्हीं तत्वों को कोरेंस ने फैक्टर नाम दिया। अब इसी फैक्टर को जो है वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नाम दिया है। तो आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा भी गया है कई बार कि जीन शब्द किसने दिया था, यानी जीन की खोज किसने की थी। तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले जीन की खोज की गई थी। आप इसको ऐसे इसमें यह भी याद रख सकते हैं कि कोरेंस का जो पहला लेटर है वो क होता है, उसी प्रकार से कारक का जो पहला लेटर है वो भी क होता है। यानी कोरेंस से आपको याद रखना है कारक के बारे में जॉनसन का जो नाम है वो जीन से मिलता जुलता है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। जीन जो है वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, अर्थात जीन को मैं आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की इकाई मान सकता हूं। अब देखिए मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उन प्रयोगों को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई थी जितनी कि उन्होंने आशा की थी। मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे वो 1856 से लेकर के 1865 ईस्वी के लगभग किए गए थे, लेकिन उनके बाद में 3 वैज्ञानिक और आए जिन तीनों वैज्ञानिकों ने भी सेम टू सेम वही कार्य किया जो मेंडल के द्वारा किया गया था। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर जो मेंडल के नियम है उनकी पुनर्खोज हो गई थी। तो देखिए ये कब किए गए थे, तो ये लगभग 1900 ईस्वी के लगभग इन तीनों वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे अपने अपने, जिनमें से जो पहला वैज्ञानिक है उसका नाम आपको याद रखना है। पहला वैज्ञानिक है ह्यूगो डी व्रिज जो कि हॉलैंड से बिलोंग रखता था। दूसरा वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस जो जर्मनी से बिलोंग रखता था। तीसरा वैज्ञानिक इरिन वॉन शेरमेक है जो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। तो पहला वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज, दूसरा वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस और तीसरा वैज्ञानिक इरिन वॉन शेरमेक को माना जाता है। इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता भी कहा जाता है, यानी मैं यूँ बोल सकता हूँ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। अब देखिए उसके बारे में हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में बात करते हैं। मेंडल के जो प्रयोग है वो मटर के पौधे यानी पाइसम सेटाइवम के पौधे के ऊपर किए गए थे। इन्होंने एक संकर और द्विसंकर संकरण के प्रयोग किए थे। एक संकर और द्विसंकर संकरण क्या होता है, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब किसी एक लक्षण को लेकर के प्रभावी और अप्रभावी के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है, तथा जब किन्हीं दो लक्षणों को लेकर के प्रभावी और अप्रभावी के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उन्हें द्विसंकर संकरण कहा जाता है। उसने उद्यान मटर के टोटल 34 विपर्ययी लक्षणों का चयन किया था। उद्यान मटर के कितने 34 विपर्ययी लक्षणों का चयन किया था, जिनमें से 7 पर उन्होंने गहन अध्ययन किया, ये 7 लक्षण कौन से थे अभी हम कुछ ही समय के पश्चात देखेंगे। उन 7 के भी जो है वो 2 विपरीत रूप थे, एक था प्रभावी लक्षण, दूसरा था अप्रभावी लक्षण। देखिए हम इस सारणी के बारे में देखते हैं। इस सारणी में जो फर्स्ट रो है वो पादप के लक्षण के बारे में है, जो सेकंड रो है वो प्रभावी लक्षण के बारे में है और जो थर्ड रो है वो अप्रभावी लक्षण के बारे में है। अब देखिए इसमें पहला लक्षण देखते हैं हम, पादप की लंबाई। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे प्रभावी लक्षण है उसमें हमेशा अच्छे गुणों को शामिल करेंगे, जबकि अप्रभावी लक्षण है उसमें हमेशा बुरे गुणों को शामिल करेंगे। तो अच्छा गुण कौन सा होता है पादप के लिए कि पादप लंबा होगा, और बुरा गुण कौन सा होता है कि पादप बौना होगा। तो इसमें प्रभावी लक्षण जो है वो लंबापन है और अप्रभावी लक्षण जो है वो बौनापन है।
दूसरा लक्षण है बीज का आकार। अब देखिए, हम दो टाइप के बीजों की बात करते हैं। एक बीज अपने पास में गोल है तो दूसरा बीज अपने पास में झुर्रीदार है। अब गोल बीज को हम टच करेंगे तो हमें थोड़ा सही लगेगा, जबकि झुर्रीदार बीज को टच करेंगे तो हमें थोड़ा खुरदरा टाइप का लगेगा। यानी अच्छा लक्षण कौन सा है? गोल। और बुरा लक्षण कौन सा है? झुर्रीदार। तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं बीज का रंग। अब बीज के रंग में प्रभावी लक्षण जो है वो पीला है और अप्रभावी लक्षण जो है वो हरा है। अब देखिए, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी बीज होता है, यदि वो पीला रहेगा अर्थात पूरा का पूरा सूखा हुआ रहेगा तो उसको हम आसानी से अंकुरित कर सकते हैं, और यदि वही बीज हरा रहेगा तो उसको हम आसानी से अंकुरित नहीं कर पाएंगे अर्थात उससे पौधा नहीं बन पाएगा। तो पौधा किससे बन पा रहा है यानी अच्छा लक्षण है, पीले बीज से। और पौधा किससे नहीं बन पा रहा है यानी बुरा लक्षण है, यानी हरे से। तो बीज के रंग में पहला है पीला और दूसरा है हरा। अब देखिए, अगला कैरेक्टर देखते हैं हम फली का आकार। फली के आकार के अंदर जो प्रभावी लक्षण है वो फूला हुआ है और जो अप्रभावी लक्षण है वो दबा हुआ है। दबे हुए की जगह हम पिचका हुआ भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। यदि हम मटर की फली की बात करें तो मटर की फली जितनी ज़्यादा फूली हुई रहेगी उसके अंदर मटर के दाने उतने ही ज़्यादा होंगे और हमें उतना ही ज़्यादा आनंद आएगा खाने में। और यदि मटर की फली जो है वो बिल्कुल पिचकी भी रहेगी, दबी भी रहेगी, तो मटर के दाने कम होंगे और मटर के दाने कम होंगे तो हमें मज़ा कम आएगा। इस प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि फूली हुई मटर की फली को खाएं तो हमें ज़्यादा मटेरियल प्राप्त होता है, जबकि दबी हुई मटर की फली को खाएं तो हमें कम मटेरियल प्राप्त होता है। अब देखिए, अगला कैरेक्टर है फली का रंग। फली के रंग में जो प्रभावी लक्षण है वो हरा है और जो अप्रभावी लक्षण है वो पीला है। अब देखिए, यदि हम हरी फली को खाएंगे, मटर की हरी फली को खाएंगे तो हमें स्वादिष्ट लगेगी, और यदि हम मटर की सूखी हुई फली, जिसको मैं पीली फली भी बोल सकता हूँ, सूखी हुई फली को खाएंगे तो हमें वो स्वादिष्ट नहीं लगेगी। यानी मैं बोल सकता हूँ अच्छा कैरेक्टर जो है वो हरा रंग है, बुरा कैरेक्टर जो है वो पीला रंग है। यानी फली के रंग में प्रभावी लक्षण कौन सा है? हरा। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? पीला। अब अगला कैरेक्टर हम देखते हैं फूल का स्थान। फूल के स्थान के अंदर जो पहला प्रभावी लक्षण है वो कक्षीय है। इसी कक्षीय को हम अक्षीय भी कहा जाता है, कहते हैं। और दूसरा जो है वो अग्रस्थ है। अग्रस्थ को हम टर्मिनल भी कहते हैं, और जो अक्षीय है इसको हम एक्सियल भी कहते हैं। अब देखिए, इस अगला कैरेक्टर है फूल का रंग। फूल के रंग के अंदर जो प्रभावी लक्षण है वो बैंगनी है, जबकि अप्रभावी लक्षण जो है वो सफ़ेद है। किसी किसी बुक्स के अंदर आपको बैंगनी की जगह लाल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रभावी लक्षण बैंगनी या लाल कुछ भी हो सकता है, अप्रभावी लक्षण जो है वो सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी सारणी याद रखनी है। यदि ये सारणी आपको याद हो जाती है तभी हम आसानी से अगले जो वीडियोज़ हैं उनको आसानी से समझ पाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियोज़ अपलोड की जाए तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास में भी यह वीडियो पहुंच सके जिनके पास में अभी तक यह वीडियो गया नहीं है। धन्यवाद।